हाँ, बिल्कुल आऊँगा। सियोन, क्या हमें आपके लिए खरीदारी करनी चाहिए? एमसी अपने मन में सोचता है, ये मेरे लिए जीवन जीने का एक और अनमोल अवसर है, मैं वो चीज़ें दोबारा नहीं होने दूंगा। हमें रेड मून दिखाया जाता है। एमसी कहता है, ऐसा करने के लिए मुझे मजबूत बनने की ज़रूरत है। मुझे बहुत ज़्यादा मजबूत बनना होगा, अपने परिवार की रक्षा के लिए और अपने क्लैन का गौरव वापस लाने के लिए। हमें कुछ लोग रनिंग करते हुए दिखते हैं, उनमें से एमसी भी दौड़ रहा होता है। एमसी कहता है, ओरिजिनली इस समय मैं अपने कमरे में दवा पी रहा था, मैं किताबें पढ़ता था और बाहर बिल्कुल नहीं जाता था, लेकिन अब सब कुछ बदल जाएगा। विडंबना ये है कि ये सब उस बूढ़े आदमी की ओमनिया सोरा के कारण हुआ, जो मुझे हिलने पर मजबूर कर गई। मैं अपने कमजोर शरीर का टेस्ट करना चाहता हूं। इतने में एमसी को पीछे से कोई आवाज देता है, हाउ अरीन? एमसी पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, फादर। एमसी का डैड मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा तुम सच में बहुत बदल गए हो, मेरा बेटा बड़ा हो गया है। एमसी कहता है, डैड दूसरे डिसाइपल्स देख रहे हैं। डैड हंसते हुए कहता है, क्या वो मायने रखता है? डैड, क्या तुम ऑफिशियली हमारे क्लैन का मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो, सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज करने की बजाय? एमसी, मैं भी यही सोच रहा था पिताजी। डैड हंसते हुए कहता है, क्या सच में? तो मैं तुम्हारे लिए एक नया ट्रेनिंग राउंड की व्यवस्था कराता हूं। दरअसल मेरे मन में कोई है। एमसी, वह कौन हो सकता है? तभी पीछे से कोई भागता हुआ आता है और कहता है, ब्रदर। सियोल भागती हुई आकर एमसी को गले लगाती है। डैड कहता है, अब तो तुम अपने भाई को ही देखती हो, अपने पिता को तो नजरअंदाज करती हो। सियोल, भाई ने मेरे लिए कपड़े पसंद किए। वो कैसे हैं पिताजी? डैड, वैसे वो सुंदर है ना? एमसी अपने मन में सोचता है, सिर्फ इसी वजह से मैं अपने सारे धन अलग कर चुका हूं। इसका मतलब है मैं अब उनकी रक्षा करना चाहता हूं। मुझे कम से कम पर्याप्त शक्ति की आवश्यकता है, मुझे मार्शल आर्ट सीखने की जरूरत है। एक ब्यूटीफुल लड़की स्वॉर्ड के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। राइट की साइड तलवार चलाती है, ऊंची छलांग लगाते हुए नीचे आती है। आज की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, वो पीछे मुड़ते हुए बोली, आपको इस घिसे पिटे स्थान पर कैसे आना हुआ? हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, ड्रैगन फ्लावर सोर्ड मो ब्यंग, यंग मास्टर योंग। एमसी प्रणाम करते हुए बोला, इसका बहुत समय हो गया है, वास्तव में मुझे आपसे कुछ पूछना है। ब्यंग अपने मन में बोली, ऐसा लगता है कि उसके ठीक होने की खबर सही है। मैंने इस कुटिल आदमी से पहले कभी बात नहीं की, तो स्वाभाविक है उसके पास क्या रिक्वेस्ट होगी। आपका क्या मतलब है? एमसी उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं आपकी स्वॉर्ड स्किल सीखना चाहता हूं, सो प्लीज मुझे अपना डिसाइपल के रूप में स्वीकार करो। वह चौंकते हुए सामने की तरफ देखती है। मैंने अफवाहें सुनी हैं कि वो कुछ महीने पहले बदला हुआ है, लेकिन वो निश्चित रूप से पहले से थोड़ा अलग है। हाउ आरिन? कोई व्यक्ति सच में इस तरह बदल सकता है? बहुत से लोग ठीक पालन पोषण के बावजूद ईमानदार जीवन जीते हैं, लेकिन यंग मास्टर योंग ने वर्षों तक अटैक में डूबे रहे और उनके अलावा कुछ नहीं किया। अपने परिवार और बाकी सभी चीजों से नाता तोड़ लिया। वो पीछे मुड़ गई। क्या उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया? एमसी उसे रुकते हुए बोला, क्या आप मुझे रीजन बता सकती हैं? ब्यंग बोली, मैं कारण की जांच में व्यस्त हूं। तियानजोंग क्लान की सीक्रेट टेक्निक, क्या वो स्टेबल हो गई है? ब्यंग यहां से जाते हुए बोली, आई एम सॉरी यंग मास्टर योंग, लोग इतनी आसानी से नहीं बदलते। एमसी अपने मन में कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, वो अभी भी मुझे दयनीय समझती है। एमसी हमें बताता है कि पिछले जीवन में इंस्ट्रक्टर मो बियंग शायद ही किसी अन्य से बात करती थी। यहां तक कि क्लैन के अंदर भी बहुत से लोग उनकी स्किल्स के बारे में नहीं जानते थे। वो जानबूझकर इसे छुपाने की कोशिश नहीं कर रही थी। मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने फ्यूचर फॉलो किया है। इंस्ट्रक्टर मो की मार्शल आर्ट्स की पावर और गहराई हमारे क्लैन के किसी भी व्यक्ति से कहीं अधिक है। मो बियंग पीछे मुड़ी, तभी वो देखती है कि एमसी अपने घुटनों के बल बैठा हुआ है। मो बियंग चिल्लाते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हो? क्या अकलियान का सबसे बड़ा लड़का ऐसे ही किसी के सामने घुटने टेक सकता है? एमसी बोला, नहीं, मेरे लिए ये कोई मामूली बात नहीं है। एमसी हमें मो बियंग के बारे में बताता है, डाबी सेक्ट के विरुद्ध लड़ाई में उनसे ज्यादा योगदान किसी ने नहीं दिया था। इस प्रक्रिया में उन्हें ड्रैगन ब्लड फ्लावर का टाइटल मिला, लेकिन उन्होंने तियानजोंग क्लान को फिर से बनाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, जब तक कि उनकी रहस्यमयी मौत नहीं हो गई। उन्होंने क्लान के लिए अपना जीवन दे दिया। मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा, आप नहीं तो तियानजोंग क्लान भी नहीं। मो बियंग अपने मन में कहती है, वो अचानक बदल गया है। क्या वो सचमुच में एक नया पत्ता बन गया है? मैं आपका रिक्वेस्ट स्वीकार कर सकती हूं। एमसी बोला, क्या सच में? मो बियंग बोली, हाँ, लेकिन एक कंडीशन है। अगर आप मुझे स्पार में हरा देते हैं तो मैं तुम्हें अपना डिसाइपल के रूप में स्वीकार करूंगी और तुम्हें अपना मार्शल आर्ट सिखाऊंगी। एमसी कहता है, क्या? लेकिन आपके और मेरे बीच में पावर गैप बहुत बड़ा है। मो बियंग कहती है, यदि तुम्हारी सोर्ड मुझे एक बार भी छू सकती है तो तुम जीत जाओगे। मो बियंग अपने मन में बोली, लेकिन निसंदेह ऐसा कभी नहीं होगा। इसके अलावा ड्यूअल में मैं अपने क्यूआई या तियानजोंग क्लान की मार्शल आर्ट्स का उपयोग नहीं करूंगी। मो बियंग बोली, क्या आप एक्सेप्ट करते हो? इतना कहकर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं।
MC कहता है, मैंने पीछे हटने के बारे में भी सोचा है, पर ट्रेनिंग लेने की पूरी कोशिश करी है। ठीक है, चलो फाइट करते हैं। MC एक ही अटैक में गिर गया। MC पड़े हुए कहता है, मैं एक बाल का कतरा भी छूने से पहले बेहोश हो गया। उसके और मेरे पावर में इतना बड़ा अंतर है क्या? मो बियांग यहां से जाते हुए बोली, ऐसा लगता है कि मैं जीत गई हूं, तो फिर मैं अपने रास्ते पर चलती हूं। MC गुस्से में वापस से हमला करता है। अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मो बियांग उसके अटैक को बड़े आराम से रोक लेती है और फिर उसके सिर पर मारती है, फिर उधर मारती है, फिर और उधर। MC इतना मार खाकर अपनी जगह पर बैठ गया। उसका मुंह सूज गया, हाथ भी। मो बियांग उसकी तरफ देखती है और कहती है, आपका प्रयास बहुत अच्छा था यंग मास्टर योंग। इतना कहकर वो जा ही रही थी, तभी MC के शरीर से रेड रेड ऑरा निकलने लगा। मो बियांग चौंकती हुई पीछे देखती है। MC के पूरे शरीर से रेड ऑरा निकल रहा है। वह बोली, रेड ऑरा? ये तो तियानजोंग क्लान का मार्शल आर्ट नहीं है। तलवार निकालते हुए बोली, बस ये क्या है? यंग मास्टर योंग, आप अपने सेंसेस में वापस आइए। इतना वो बोल ही रही थी कि MC उस पर अटैक कर देता है। मो बियांग अपनी स्वॉर्ड की मदद से MC को पीछे ढकेलती है। चौंक कर बोली, वो बहुत तेज था। MC फिर से अटैक करता है। अटैक में इतनी पावर होती है कि मो बियांग पीछे जाकर दीवार से टकराती है। मो बियांग दीवार से टकराकर कहती है, नहीं। MC का अगला अटैक उसे बिल्कुल पास आ गया। उसकी स्वॉर्ड मो बियांग की गर्दन को काटने ही वाली थी। मो बियांग अपने मन में कहती है, ये खतरनाक है, मेरे पास इसे काउंटर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तभी अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए बोली, स्लीपिंग ड्रैगन एम्परर स्वॉर्ड टेक्निक का फर्स्ट फॉर्म। वो हमला करने जा ही रही थी कि MC की स्वॉर्ड उसके ठीक सामने रुक जाती है। वह चौंक कर साइड में देखती है। MC मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुम्हें छू लिया, ड्रैगन फ्लावर स्वॉर्ड। इतना कहकर MC बेहोश हो जाता है। मो बियांग पीछे की तरफ देखती है। MC के अटैक से पीछे की दीवार आधी टूट चुकी थी। मो बियांग कहती है, बस। वो क्या था? हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। MC ट्रेनिंग कर रहा है। ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्राइक करता है, फिर नीचे से ऊपर, फिर हवा में जंप करके स्ट्राइक। मो बियांग उसे देखकर अपने मन में कहती है, क्या यंग मास्टर के पास पहले से ही इतना अच्छा टैलेंट था? उन्होंने कुछ ही दिनों में स्लीपिंग ड्रैगन एम्परर स्वॉर्ड और एजर बैम्बू स्वॉर्ड के फॉर्म सीख लिए। पहले लगता था उनमें कोई मार्शल आर्ट का टैलेंट नहीं है। हमें MC दिखता है, हाफता हुआ मो बियांग के पास जाता है। यह कैसा है मास्टर? मो बियांग बोली, आप अभी तक उनके रहस्यों के प्रति जागरूक नहीं हुए हैं, लेकिन आप बिना किसी समस्या के 2 स्वॉर्ड टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। इस बात पर विचार करते हुए कि आपने कितने समय तक ट्रेनिंग ली है, ये बहुत बढ़िया है। MC हंसते हुए बोला, आप मेरी बहुत तारीफ कर रही हो। मो बियांग MC को देखते हुए अपने मन में सोचती है, जब MC के शरीर से रेड ऑरा निकल रहा था। मो बियांग कहती है, आप बहुत जल्दी से मार्शल आर्ट सीख रहे हो यंग मास्टर। मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकती कि कुछ समय पहले तक आप अपनी बीमारी के कारण बिस्तर पर थे। MC थोड़ा घबराया हुआ सामने देखता है। मो बियांग आगे बोलती है, रेड ची से पहले। MC अपने सिर पर हाथ रखता है, क्या वो फिर? मैंने आपको इसके बारे में पहले ही समझाया है। MC सिर पर चोट दिखाते हुए बोला, मैंने आपके इतने अटैक्स अपने सिर पर लिए हैं कि मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। MC आगे बोला, केवल आप ही हमारे क्लैन के सबसे बड़े बेटे के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं। मो बियांग उसकी तरफ देखती है और फिर जाते हुए बोली, क्योंकि आप जवाब देने से मना कर रहे हैं, इसलिए मैं आगे से कुछ पूछताछ नहीं करूंगी होरिन। मैं अभी भी तियानजोंग क्लान की सेवा में जिम्मेदार हूं। मो बियांग पीछे मुड़ते हुए बोली, मैं आपके जीवन के हर पल की निगरानी करूंगी। MC कहता है, क्या यह थोड़ा डरावना नहीं है? सीन चेंज होता है, रात का समय दिखाया जाता है। MC एक कमरे में बैठा हुआ। मैं स्लीपिंग ड्रैगन एम्परर स्वॉर्ड और एजर बैम्बू स्वॉर्ड का उपयोग करने के बाद वास्तव में महसूस कर सकता हूं, तियानजोंग की मार्शल आर्ट अधूरी है। हमें आगे बताया जाता है, आखिरकार ये अपर्याप्त है। तियानजोंग क्लान की मार्शल आर्ट ये बहुत समय पहले की बात है। तियानजोंग के पूर्वज हेनान में न्याय की तलाश में भटकते हुए एक मार्शल आर्टिस्ट थे। उन्हें हिडन सेंट कल्ट के मास्टर के 2 डिमोनिक आर्ट मिले, जो न तो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट का हिस्सा थे और न ही डिमोनिक सेक्ट के। डिमोनिक आर्ट सीखने के बावजूद उन्होंने न्याय के मार्ग को बचाने की कोशिश की। समय के साथ इन 2 कला को उन्होंने सोरिंग ड्रैगन एम्परर स्वॉर्ड और एजर बैम्बू स्वॉर्ड में रूपांतरित किया। इस प्रक्रिया में उनकी शक्ति घट गई, लेकिन फिर भी यह हेनान में एक महान तलवारबाज को जन्म देने के लिए पर्याप्त थी। न बहुत अधिक, न बहुत कम। लेकिन ऑर्थोडॉक्स कल्टिवेशन पद्धति के साथ डिमोनिक मार्शल आर्ट का इस्तेमाल इसे अधूरा बना देता था। मार्शल आर्ट की पीक तक पहुंचना मुश्किल था और सुप्रीम पीक तक पहुंचना असंभव। पूर्वजों ने इस सच्चाई को छुपाए रखा, लेकिन युगों बाद ये सामने आ गया और अब ये हमारे क्लैन के अंत का कारण बन सकता है। उसने गुस्से में किताब पर हाथ मारा। अब मुझे इस अधूरे मार्शल आर्ट को पूरा करने के लिए दूर जाना होगा और ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ मैं कर सकता हूं। सीन बदलता है। एक गार्डन में वो, उसके पिता और उसकी स्टेप मॉम बैठे हैं। वो चाय पीते हुए कहता है, मैं जेगाल क्लान से मिलने का सोच रहा हूं।
पिता पूछते हैं, वहां तुम्हारा क्या काम है? वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने मार्शल आर्ट सीखकर अपना स्वास्थ्य ठीक किया है। मुझे लगता है कि वहां जाकर उनका अभिवादन करना अच्छा होगा, खासकर जब मेरे जन्म से पहले उनका हमारे परिवार के साथ अरेंज मैरिज का रिश्ता रहा है। पिता हल्का हंसते हैं, सही है, तुम्हारे जन्म से पहले ही जेगल च्योंग योंग के साथ मेरा अच्छा रिश्ता था। मुझे विश्वास है कि उनके बेटे का नाम, हाँ सही है, जेगल युंगने योल होगा। वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। मैंने सुना है कि वो बेहद खूबसूरत हैं। तुम कब जाने का सोच रहे हो? स्टेप मॉम बोलती है, वाह वारेन, अभी अभी ठीक हुआ है, कुछ समय और रुकना बेहतर होगा। पिता जवाब देते हैं, नहीं, सफर करना और अनुभव लेना जरूरी है। जब मैं योंग योंग से मिला था तब मेरी उम्र भी लगभग उसकी उम्र की थी। स्टेप मॉम सिर हिलाती है, ठीक है, लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। सफर लंबा होगा, कम से कम 1 महीना। तुम्हें एक भरोसेमंद बॉडीगार्ड चाहिए। सीन बदलता है। मो ब्योंग गुस्से से सामने देख रही है। वो कहता है, मास्टर मो, आप कैसे हैं? आपके पीछे ये दोनों कौन हैं? दोनों उसकी तरफ बढ़ते हैं। एक उसके कंधे पर हाथ रखता है, दूसरा घुटनों को पकड़ता है। बिना चोटी वाला कहता है, ओह। चोटी वाला उसके घुटनों को देखते हुए कहता है, बड़े तो नहीं हैं, लेकिन काफी लचीले हैं। बिना चोटी वाला हंसते हुए कहता है, तो ये सच है कि तुम मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे हो? चोटी वाला जोड़ता है, पहले से बहुत अलग लग रहे हो। वो सामने देखता है, तुम दोनों शायद राइजिंग गोस्ट ब्लेड हो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बिना चोटी वाला प्रणाम करता है, कोई चिंता नहीं यंग मास्टर, हम दोनों और ड्रैगन फ्लावर सॉर्ड आपकी रक्षा में सब कुछ देंगे। चोटी वाला कहता है, मुझे लगता है कि यंग मास्टर के शरीर में विशाल क्षमता है। हमें बताया जाता है ये 2 शाइनिंग गोस्ट ब्लेड हैं। बिना चोटी वाला जूनोक और चोटी वाला नमवक ताकतवर होने के साथ साथ तलवारबाजी में इतने निपुण कि इन्हें गोस्ट ब्लेड कहा जाता है। वो कहता है, मेरे रास्ते का चुनाव मैं करूंगा। खुशी होगी अगर तुम बिना सवाल किए मेरा साथ दोगे। नामवो कहता है, हाँ यंग मास्टर, क्यों नहीं। ग्रेट, अब चलो। सीन बदलता है। सियोलाना रोते हुए कहती है, भाई क्या सचमुच तुम्हें जाना जरूरी है? वो उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन वादा करता हूं सेंट्रल फेस्टिवल पर तुम जहां भी जाना चाहो मैं वहां आऊंगा। क्या सच? हाँ बिल्कुल। पिता बेटे को बहन के साथ बातें करते देख किम चौक के कंधे पर हाथ रखते हैं। जब मैं जाऊं तो सियोलना और परिवार तुम्हारे भरोसे होंगे। किम चौक सोचता है, क्या मेरा भाई हमेशा से इतना लंबा रहा है? वो मुस्कुराकर कहता है, चिंता मत करो, मैं अपनी जान देकर भी रक्षा करूंगा। वो कहता है, माँ पिताजी, अब मैं चलूंगा। सब घोड़े पर सवार होते हैं। अचानक पीछे से कोई पुकारता है। दरवाजा खुलता है। योनवा दौड़ती हुई आती है। यंग मास्टर, मुझे तुम्हारे साथ जाने दो। जॉन हुक कहता है, उन्हें मना कर दो, ये नौकरानी के लिए बहुत खतरनाक है। वो कहता है, रुको, और घोड़े से उतरकर येव के पास जाता है। वो हाथ आगे बढ़ाता है। योनवा सोचती है वो मुझे मारेगा और जल्दी से कहती है, आई एम सॉरी, लेकिन वो उसे गले लगा लेता है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। वो कहता है, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूं, लेकिन मेरा रास्ता लंबा और खतरनाक है। अगर तुम मेरे साथ गई तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तुम मेरे लिए परिवार जैसी हो और मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। योनवा की आंखें भर आती हैं। प्लीज मेरे माता पिता और किम जोंग के साथ मेरा इंतजार करना, करोगी ना? हाँ यंग मास्टर। वह घोड़े पर सवार होता है। मन में सोचता है, जब मैं टियानजोंग क्लान लौटूंगा बहुत कुछ बदल चुका होगा। मैं अपने परिवार की रक्षा करूंगा, हमारे क्लैन को गिरने से रोकूंगा, और ये सब मेरी अधूरी मार्शल आर्ट को पूरा करने से शुरू होगा। चलो। मन ही मन कहता है, माफ करना पिताजी, जेगाल क्लैन तो बस बहाना है। जेगाल क्लैन वुडन माउंटेन से दूर नहीं, और वहीं ओडन माउंटेन में हमारे क्लैन के अधूरे मार्शल आर्ट को पूरा करने का रहस्य छुपा है। सीन बदलता है। वो आंखें खोलता है और खुद को पानी में पाता है। ये कौन सी जगह है? पानी में आगे बढ़ते हुए उसे एक टूटी फूटी बोट दिखती है। तियानजोंग क्लान का बोट। अचानक सामने एक घर आग की लपटों में घिरा दिखता है। वो ऊपर देखता है। नहीं, एमसी भागता हुआ बोला, नहीं, ये क्या हो रहा है? हमें आग से बना हुआ एक बुढ़ा दिखाया जाता है। बुढ़ा एमसी को कहता है, तुम बेवकूफ कहीं के। एमसी बुढ़े की एनर्जी की प्रेशर से नीचे चिल्लाते हुए बैठ जाता है। बुढ़ा कहता है, मकरी को सबसे बड़ा स्वाभाविक अवसर मिला है जो हेवन के विरुद्ध जाता है, और तुम जैसी बचकानी हरकतों में समय बर्बाद करते हो। एमसी बुढ़े से कहता है, पहले से बूढ़े आदमी, तुमने ऐसा कैसे किया? बुढ़ा कहता है, तुम कुछ नहीं बदल सकते, अब अपनी बॉडी मुझे सौंप दो। तभी मो ब्यंग बोलती है, आप हमारे स्टार के बीच में क्या सोच रहे हो यंग मास्टर? एमसी देखता है कि मो ब्यंग का अटैक उसे लगने ही वाला था। एमसी के हाथ से स्वॉर्ड छूटकर पीछे गिर जाती है। मो ब्यंग अपनी स्वॉर्ड एमसी के गले पर रख देती है। एमसी कहता है, मैं सरेंडर करता हूं। मो ब्यंग कहती है, यंग मास्टर, आप एक जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे। क्या आप फिर से बीमार महसूस कर रहे हैं?
एमसी कहता है, नहीं, बस पिछले कुछ दिनों से मेरी नींद खराब हो गई है। तभी जून वुक बोलता है, यंग मास्टर, अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे तो हमारे साथ ट्रेनिंग क्यों नहीं करते? इस एक्सरसाइज को मोचिंग रिवर फ्लोइंग फ्लॉक एंड एडिंग थॉट्स फ्लो कहा जाता है। जॉन वुक आगे कहता है, यह एक्सरसाइज ताकत बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी है। नाम वुक कहता है, अपने हिसाब से मसल्स का उपयोग करो और सुनिश्चित करो कि पत्थर और कोहनी सीधी हो। एमसी हंसते हुए बोलता है, अगली बार कैसा रहेगा? एमसी कहता है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे पास एक अनाउंसमेंट है हमारी यात्रा के बारे में। सीन चेंज होता है, पर हमें एमसी की घोषणा नहीं बताई जाती। एमसी और बाकी सभी घोड़े पर सवार होकर बैम्बू फॉरेस्ट से गुजर रहे होते हैं। एमसी कहता है, इससे पहले कि हम जगल क्लान की तरफ बढ़ें, मैं माउंट 7 सेजेस में रुकना चाहता हूं। एमसी कहता है, मैंने एक फेमस हर्बलिस्ट द्वारा लिखी किताब में पढ़ा है कि माउंट 7 सेजेस का एक हिस्सा ऐसा है जहां 100 साल पुराना जिनसेंग और मंकी वाइन आमतौर पर मिलते हैं। यह सुनकर दोनों भाई के मुंह में पानी आ जाता है। एमसी मन में सोचता है, मैंने सुना है कि तुम दोनों को शराब इतनी पसंद है कि लोग तुम्हें ड्रंक ड्रिंकर गोस्ट बुलाते हैं। दोनों भाई बोलते हैं, यंग मास्टर, हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं। मो ब्यांग बोलती है, माउंट 7 सेजेस डेमोनिक सेक्ट के पास का क्षेत्र है, वहां जाना परेशानी का कारण बन सकता है। एमसी कहता है, और वो कैसे जानेंगे कि हम तियानझोंग क्लैन से हैं? अगर पकड़े गए तो हम कह सकते हैं कि हम किसी और क्लैन से हैं। मो ब्यांग चिल्लाती है, आप कैसे तियानझोंग क्लैन के उत्तराधिकारी होते हुए ऐसी अपमानजनक बात कर सकते हैं? क्लैन का प्राइड भी कोई चीज है। एमसी आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या वो वास्तव में इतना इंपॉर्टेंट है? अगर मुझे कोई ग्रेट ईविल मिल जाए और वो पूछे मैं कहां से हूं, तो मैं ये कहने में भी संकोच नहीं करूंगा कि मैं डेमोनिक सेक्ट से हूं। प्राइड की तुलना में सर्वाइवल ज्यादा जरूरी है। जंग वुक कहता है, इंस्ट्रक्टर मून, हम एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट हैं, डेमोनिक सेक्ट से क्यों डरेंगे? मुझे लगता है हमें वही करना चाहिए जो यंग मास्टर कहते हैं। दोनों भाई हंसते हैं। पीछे से मो कहती है, क्या तुम दोनों मंकी वाइन पीने के लिए ही इतने एक्साइटेड हो? एमसी अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए बोलता है, मास्टर, मैं अपने प्यारे माता पिता के लिए कुछ जिनसिंग वापस ले जाना चाहता हूं। मैंने उन्हें बहुत परेशान किया है। मो ब्यांग कहती है, ठीक है, अगर आप कहते हैं तो चलिए माउंट 7 सेजेस की ओर। एमसी सभी से कहता है, आप सभी का धन्यवाद, हमें आसपास के इन में तैयारी करनी चाहिए। एमसी मन में सोचता है, ऑफकोर्स मैं झूठ बोल रहा हूं। एमसी हंसते हुए बोलता है, माउंट 7 सेजेस में कोई जिनसेंग या मंकी वाइन नहीं है, वहां कुछ और है, 100 गुना ज्यादा वैल्यूबल। उसका नाम है डिमोनिक पॉइजन स्टोन फ्लावर। सभी जहरीले कीड़े जब मरने लगते हैं तो एक प्रकार की कब्र में इकट्ठा हो जाते हैं। सदियों बाद वो जहर क्रिस्टलाइज होकर एक फ्लावर के रूप में खिलता है। इसे कहा जाता है डिमोनिक पॉइजन स्टोन फ्लावर। एमसी मन में सोचता है, माउंट 7 सेजेस में वो जरूर होगा। एक बंदा बोलता है, क्या आपने सुना, डिमोनिक सेक्ट के सभी मास्टर वहां इकट्ठा हो रहे हैं? दूसरा कहता है, हाँ, वो वहां क्यों जा रहे हैं? तीसरा दाढ़ी वाला कहता है, मैंने सुना है वहां एक पावरफुल हर्ब है, डिमोनिक पॉइजन स्टोन फ्लावर। एमसी चौंकता है, मन में सोचता है, पूरी दुनिया को इसके बारे में कैसे पता चल गया? मो ब्यांग चाय पीते हुए कहती है, जैसा कि आपने सुना, उसी कारण डिमोनिक सेक्ट के मास्टर्स वहां जा रहे हैं। अभी वहां जाना सही नहीं होगा। एमसी मन में सोचता है, इंस्ट्रक्टर मून सही कह रही हैं, वहां फाइट जरूर होगी, लेकिन मुझे सबके साथ लड़ने की जरूरत नहीं। मुझे बस स्वॉर्ड ड्रैगन सेक्ट के उत्तराधिकारी गो चियोल को हराना है। वो अंतिम इंसान होगा जो इसे कलेक्ट करेगा। एमसी सोचता है, मैंने सुना है कि वो आधे साल में फर्स्ट रैंक के पीक पर पहुंच गया है। एमसी कहता है, डिमोनिक पॉइजन स्टोन फ्लावर मेरी मार्शल आर्ट्स के लिए एक रेयर और पावरफुल सामग्री है। तियानझोंग क्लैन की मार्शल आर्ट अल्टीमेट डिमोनिक आर्ट के लिए परफेक्ट। यह सोचते हुए एमसी कप नीचे रख देता है। एमसी मो ब्यांग से कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम माउंट 7 सेजेस की ओर जाएंगे। मो ब्यांग कहती है, यंग मास्टर, आपने सुना नहीं, डिमोनिक सेक्ट के मास्टर्स वहां जा रहे हैं। एमसी कहता है, जगल क्लैन की तरफ जाने का यही रास्ता है। जगल क्लैन भी वहां होगा, इसलिए उनसे मिलना बुरा विचार नहीं। मो ब्यांग खड़ी होती है, ठीक है, लेकिन अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट ऐसा निकला जिसे हम संभाल नहीं सकते तो हम वहां से बचकर निकल जाएंगे। और राइजिंग गोस्ट ब्रदर्स का क्या? वे तो पीकर्स हो रहे हैं। एमसी कहता है, मुझे नहीं पता, चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं कि मैं उस जगह नहीं जाऊंगा जहां खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट हो सकते हैं। मो ब्यांग उसकी तरफ देखती है, कुछ नहीं कहती। हमें एक बोर्ड दिखाया जाता है। एमसी और बाकी सभी वहां आते हैं। एमसी कहता है, फिलहाल हम यहीं रुकेंगे। माउंट 7 सेजेस का ये क्षेत्र दूसरे रूपों में एक गैलरी की तरह है, हालांकि मैं अभी इस खतरनाक जगह में जाने के लिए बहुत कमजोर हूं। एमसी एक ईविल हंसी हंसते हुए कहता है, जिसकी आखिरी हंसी होती है वही असली विजेता होता है। हमें एक पिछला सीन दिखाया जाता है। एमसी अपने तीनों साथियों से कहता है, प्लीज ड्रैगन सेक्ट के चलाए गए इन और बार की